हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो कोशिका जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक सामान्य कोशिका का अध्ययन किए थे, जिसमें कि एक आउटर लेयर होती है और उसके अंदर, उस लेयर के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बिखरे पड़े हुए होते हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज बिखरे पड़े हुए होते हैं ना, जिन्हें कि हमने कोशिकांग नाम दिए थे। सबको एक साथ कोशिकांग नाम दे दिया था। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि ये जो कोशिका होती हैं पादपों में और जंतुओं में, इनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंतर पादप और जंतु कोशिका में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसे कि हम देखते हैं तो पादप और जंतुओं में हमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ऊपरी तौर पर देखने पर हमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है, लेकिन अगर इनकी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह तो लगभग समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, कुछ एक चीज़ों को छोड़कर। ठीक है, जैसे कि पहला अंतर जो है पादप और जंतु कोशिका में, वो है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पादप कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। जब हमने कोशिका पढ़ा था तो देखा था कि जो पादप कोशिका, उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल कहलाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी है, जिसके कारण पादप कोशिका का आकार क्या हो जाता है? कठोर, निश्चित। पादप कोशिका का आकार लगभग कठोर होता है और निश्चित। किसकी उपस्थिति के कारण? सेल वॉल की उपस्थिति के कारण। लेकिन जंतु कोशिका का आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है, गोल सा होता है, कुछ गोल, अनिश्चित एवं कोमल होता है। यह कठोर नहीं होती है। ठीक है, कठोर नहीं होती है। इसके अलावा देखें तो हम क्या अंतर है दोनों में। पादप कोशिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता है प्रकाश संश्लेषण करना, जो कि हम जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण करके स्वापोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, और जंतु डिपेंड होकर पादपों से अपना भोजन ग्रहण करके परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप कोशिका में होती है। उसका कारण है कि इसमें लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक, प्लास्टिड पाए जाते हैं। और ये जो प्लास्टिड है इसमें भी क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण पादपों में होता है। और जंतुओं में यह अनुपस्थित यानी कि नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। अब अगर प्लास्टिड पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली यह अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, अर्थात कि पोषण स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करती है। जो इसकी पादप कोशिकाएं हैं ना, पादप कोशिका के लिए जो जैविक ईंधन है, जैसे कि ग्लूकोज है, तो यह ग्लूकोज खुद ही बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यह अपना, जो पादप कोशिका अपना पोषण स्वयं संश्लेषित करती है। लेकिन जंतु कोशिका में देखें तो यह कंज्यूमर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है, तो यह अपना पोषण स्वयं संश्लेषित नहीं करती। हमारी शरीर को या कोशिका को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, जो ग्लूकोज से मिलती है। तो जो जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका है ना, तो उनका जो ग्लूकोज है यह भोजन के थ्रू बाहर से ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसको फर्दर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में लाते हैं, फिर ये ग्लूकोज ब्लड में बहता हुआ हमारी
जंतु कोशिकाओं तक पहुंचता है, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी मिलती है, पोषण होता है जंतु कोशिका का। लेकिन पादप कोशिका में मैंने जैसे बताया कि ये बाहर से नहीं बल्कि वही कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो ग्लूकोज बना लेगा और वहीं पर फिर ऑक्सीडेशन होकर ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो इनमें ये अंतर है। दूसरा अंतर क्या है, क्या अंतर होगा और जैसे कि इनमें लाइसोसोम या तारककाय जिन्हें हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं, और सेंट्रियोल्स के भी नाम से जानते हैं। दो सेंट्रियोल्स आपस में मिल जाए उन्हें सेंट्रोसोम कह लेते हैं, तो मैं सेंट्रियोल भी लिख देती हूँ कि कभी आप कंफ्यूज ना हो। सेंट्रियोल नहीं पाए जाते और जंतु कोशिका में लाइसोसोम, तारककाय यानी सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली जंतु कोशिका में पाई जाएगी। ठीक है, तारककाय जो कि कोशिका विभाजन को इनिशिएट करता है, सेंट्रोसोम्स के नाम से जाना जाता है, और दो सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम बोल देते हैं, सेंट्रियोल भी आप उसी से ले सकते हैं। तो यह सब जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, यहाँ पर नहीं पाए जाते। दूसरा, यहाँ पर इसकी एक विशेषता हो गई कि बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, वैक्यूल पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में ये जो वैक्यूल है, रिक्तिकाएं हैं, यह या तो नहीं या बहुत छोटी कई संख्या में, मतलब नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज़्यादा होंगे पर इनका जो साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो बहुत छोटी छोटी कई संख्या में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, जो रिक्तिकाएं होती हैं पादप कोशिका की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसमें इनका यह कई बार ये होता है कि जो मैच्योर पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका का साइज 90 to 95% ऑफ सेल होता है, मतलब पूरी कोशिका का 90 से 95% हिस्सा रिक्तिका ही होता है। रिक्तिका के अंदर जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल होता है, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने आकार को बढ़ाती रहती है। पादप कोशिका के आकार को भी बहुत बड़ा कर देती है, उसको शेप में बनाए रखने का काम भी रिक्तिकाएं करती हैं। पादप कोशिका में पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में या तो नहीं पाई जाएंगी या फिर पाई भी जाएंगी तो छोटी छोटी सी पाई जाएंगी, बहुत सारी संख्या में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है पादप और जंतु कोशिका में। ये अंतर है, बाकी पादप और जंतु कोशिकाओं के अन्य कोशिकांग एक समान होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा, गोल्गी कॉइल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टोनोप्लास्ट, बहुत सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो दोनों में भी जनरली पाए जाएंगे। यही बेसिक डिफरेंस है पादप और जंतु कोशिका के बीच में। थैंक यू।